तो यहाँ जो आपको हम बता रहे थे, वृषभ का मतलब केवल बैल ही नहीं सांड भी होता है। और आप देख रहे हैं कि सांड के जैसे तो कुबर तो नहीं दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि यह पक्की मिट्टी से बना है। किस मिट्टी से बना है? पक्की मिट्टी पक्की से। मिट्टी। पक्की मिट्टी का मतलब होता है कि जैसे मिट्टी से हम किसी वस्तु को बना दिया और उसको पका दिया आग में, तो हो गया पक्की मिट्टी। ठीक है, तो पक्की मिट्टी से बना यह जो है आपको वृषभ मिला था। तो याद रखिएगा कि वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल होता है या सांड होता है? बैल होता है या सांड होता है। ठीक है, चलते हम अब आगे। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में अत्यधिक संख्या में नारी, क्या चीज? नारी की मूर्तियां मिली है। किसकी मूर्तियां मिली है? नारी की बिल्कुल। मूर्तियां। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में अत्यधिक संख्या में मतलब मैक्सिमम संख्या में जो है आपको नारी की मूर्तियां मिली है। अब इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो नारी को अधिक प्रधानता देते थे, तभी तो नारी की मूर्ति मिली। अधिक मिली है, अधिक नहीं अत्यधिक मिली है। वही बात है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में अत्यधिक संख्या में नारी की मूर्तियां मिली है। और यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के समय में, हड़प्पा सभ्यता के समाज में नारी का विशेष महत्व था। ठीक है, आगे है कि मोहनजोदड़ो से धातु की बनी एक मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से धातु की बनी एक मूर्ति मिली। यह आभूषणों से अलंकृत था। अलंकृत का मतलब होता है सजाया हुआ, पूरा अलंकार सजाया हुआ ना। आभूषण, अलंकार से पढ़े थे ना, अलंकार। अलंकार मतलब आभूषण होता है, उसको अलंकृत कर देंगे, सजा देंगे तो अलंकृत हो गया। इसे कुछ विद्वानों ने मातृदेवी की मूर्ति कहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो से जो है एक धातु की बनी मूर्ति मिली, और वो जो धातु की मूर्ति थी वह आभूषण से अलंकृत थी। मतलब आभूषण से पूरा एकदम है ना सजाई हुई थी। तो इसलिए जो है कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह मातृदेवी का मूर्ति है। क्या चीज का मूर्ति है? मातृदेवी का मूर्ति है। मातृदेवी का मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से ही एक अन्य नृत्य करती मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त हुई। और देखिए, मोहनजोदड़ो से एक धातु की मूर्ति मिली और दूसरा क्या चीज की मूर्ति मिली है? तो मिट्टी की मूर्ति मिली है। और जानते हैं वह मिट्टी की मूर्ति जो मिली वह डांस करती हुई मिली, यानी कि नृत्य करती हुई मिली है। बात समझ में आ रहा है? तो इससे विद्वानों ने यह अनुमान प्रस्तुत किया है कि हड़प्पा सभ्यता के परिवार जो थे वह मातृसत्तात्मक थे। यही बात आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का जो फैमिली था, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, उस समाज में क्या महिलाओं की प्रधानता थी? तो बोलेगा बिल्कुल थी, क्योंकि उस समय, अब कहेगा क्यों भाई? तो बोलेगा कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के काल में उत्खनन जो हुआ है, उस उत्खनन में अधिक से अधिक किसकी मूर्ति मिली है? तो मिट्टी की मूर्ति, नारी की मूर्ति मिली है। जस्ट बताए ना, कहाँ ध्यान है? बिल्कुल पहले कंसंट्रेट होइए आप लोग, सिस्टम गलत है। तो बताएंगे आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग मातृसत्तात्मक क्यों कहेंगे। तो हम लोग बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो अधिक से अधिक मूर्ति मिली है वह फीमेल की मिली है, यानी कि स्त्री की मिली है, नारी की मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता है, ऐसा विद्वानों का अनुमान है, ऐसा विद्वानों का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के जो समाज थे उसमें स्त्रियों की विशेष प्रधानता थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के जो परिवार थे वो मातृसत्तात्मक थे। क्या थे? मातृसत्तात्मक थे। ठीक है। और यदि हम मूर्ति की बात करें तो मूर्ति में आपको धातु की मूर्ति भी मिली है और मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। लेकिन मिट्टी की जो मूर्ति मिली है वह आपको नृत्य करती हुई मिली है, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो है मिट्टी की मूर्ति है जो कि नृत्य करती हुई है, दोनों हाथ कमर पर है और जैसे कि लग रहा है कि नृत्य कर रही है। मोहनजोदड़ो की धातु की बनी नर्तकी की मूर्ति, ये मिट्टी की नहीं, ये धातु की बनी। किसकी बनी है? धातु की बनी ये मूर्ति है, जो कि आपको नर्तकी की मूर्ति है, यानी कि नृत्य करती हुई दशा में है। और इस नृत्य की दशा को देख करके लगता है कि यह जो मूर्ति है वह आपको मातृदेवी की है, क्योंकि काफ़ी सारा आभूषण भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आभूषण है, यहाँ आभूषण है, यहाँ आभूषण है। तो इसलिए ऐसा विद्वानों का मानना है कि यह मातृदेवी की मूर्ति है। वहीं अगर हम बात करें मिट्टी की मूर्ति को, तो वो भी आपको जरा हम दिखा देते हैं, जो कि धातु की जो बनी मूर्ति है वो भी आपको नृत्य करती हुई दिखाई पड़ी है, और मिट्टी की जो मूर्ति है नारी की वो भी आपको नृत्य करती हुई दिखाई पड़ती है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की मिट्टी की नग्न स्त्री मूर्ति। नग्न का मतलब होता है नंगा। नग्न का मतलब क्या होता है? नंगा। नंगा। नग्न स्त्री की मूर्ति है जो कि नृत्य रत है, यानी कि नृत्य रत का मतलब नाच करती हुई। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल नंग है, कपड़े का थोड़ा भी ये नहीं लग रहा है ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की मिट्टी का जो नग्न मूर्ति है ये नृत्य रत मतलब कि नृत्य करती हुई है, और यह जो है सुनग्न है। याद रखिएगा, नग्न मतलब नंगा, नंगी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। एक बात बोल रहे हैं। इस प्रकार पुरातात्विक रिपोर्ट का सांगोपांग अध्ययन कर, विदेशी सभ्यताओं से तुलना कर एवं वर्तमान के संदर्भ में इनका अध्ययन कर इतिहासकार किसी भी उत्खनन स्थल का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर धातु की मूर्ति मिली, अगर वहीं पर सोना की मूर्ति मिलता, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता कि उस समय जो है, उस समय के लोग जो थे वो कैसे सोना थे? का प्रयोग करते थे। धनी बनी थे। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर जो है कहता है कि जितना भी वस्तु उत्खनित होता है उससे हड़प्पा सभ्यता के समाज की मतलब सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक इतिहास की जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की सीमा। क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सीमा। सीमा का मतलब होता है बॉर्डर। क्या होता है? बॉर्डर। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसको ही हम लोग अब अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करें तो उत्तरी सीमा की हम बात करते हैं। और उत्तरी सीमा में जो था सरायखोला, क्या था? सरायखोला था। और इसके बाद है गुमला घाटी, डाबरकोट। सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट। बोलिए, नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा। सरायखोला, गुमला घाटी और डाबरकोट। वही अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करें तो मालवन। क्या है? मालवन। ताप्ती। तो बताइए एक बार फटाफट से कि उत्तरी सीमा में क्या सब था? सरायखोला। सही बात है, सरायखोला। ठीक है, गुमला घाटी। देखिए, जैसे आपसे कोई उत्तर मांगेगा तो आप गुम हो जाइएगा ना, इसलिए गुमला घाटी, इसका डाबरकोट। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिएगा कि उत्तरी सीमा में क्या सब था? सरायखोला, डाबर घाटी था और डाबरकोट और गुमला घाटी। सरायखोला, गुमला घाटी और डाबरकोट जो है वह आपको उत्तरी सीमा थी। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो मालवन जो कि ताप्ती नदी घाटी, इसके बाद है भागवत राव जो कि नर्मदा घाटी। ठीक है, यह आपको सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी। अगर पूर्वी सीमा की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर, और जानते हैं वो आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है वो किस नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। इसी तरह से दक्षिणी सीमा जो है मालवन, दक्षिणी सीमा जो मालवन है वो किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। बात समझ में आ रहा है? ये दक्षिणी सीमा जो है आपको मालवन, ये किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। अगर आप चाहते हैं कि मालवन, आप यदि माला माल होना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, मालवन है ना, आप माला माल होना चाहते हैं नौकरी करके ना, तो इसके लिए आप सूरज की से पहले तपिएगा तब ना। तो इसलिए तपिएगा यानी कि ताप्ती नदी, यानी कि मालवन। तो मालवन जो है वो कौन सी सीमा है? तो दक्षिणी सीमा है। आजकल के लोग जो मान के चलिए कोई काम धाम नहीं करता है तो लोग सबसे क्या करता है? छीने छान करके ना माल बनाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए याद रखिए कि दक्षिणी सीमा जो है वह मालवन है और वह ताप्ती नदी घाटी के तट पर है। वही अगर हम बात करें भागवत राव की तो भागवत राव जो है वो नर्मदा घाटी के तट पर अवस्थित है। देखिए भागवत भागवत कथा जो होगा वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ ना, और जब भागवत कथा सुना जाता है तो इसमें क्या नरम दिमाग रखा जाता है ना, इसलिए भागवत राव जो है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। चलिए पूर्वी सीमा जो है वो कौन सी है? पूर्वी है आपको आलमगीरपुर है, और किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे है। आइए अब है कि पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा जो है वो सूचकांगेडोर है। पश्चिमी सीमा क्या है? सूचकांगेडोर है। यानी अगर आपको सोना होगा ना तो सोना होगा तो पश्चिम में जाकर के सो जाइएगा। बात समझ में आ रहा है? और याद रखिए कि मकरान का समुद्री तट यानी कि पश्चिमी सीमा जो है सूचकांगेडोर के नाम से जाना जाता है ना, और मकरान का समुद्र तट जो है उसके किनारे अवस्थित है। बताइए, ये अति महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की सीमा, जरा ध्यान से सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता की सीमा जो है ना वो उत्तरी में जो है वो क्या है बताइए? उत्तरी में है सरायखोला। दूसरा क्या है? दूसरा है आपको ये गुमला घाटी गुमला घाटी और इसका डाबरकोट है।
नहीं याद जैसे समझिए अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई किसी प्रश्न का उत्तर मांगेगा, बात समझ में आ रहा है, तो आप सराय खोला तो आप खोल के उसको ना बताइएगा, इसलिए सराय खोला। अगर नहीं होगा तो आप खोल के नहीं बताएगा, गुम में रह जाइएगा, तो गुमला घाटी। और यदि आप बता दिए या नहीं बताए, बात समझ में आ रहा है, तो इसके बाद आपको जो है याद कर लीजिएगा। अगर नहीं बता पाए तो क्या कि आपको डाबर का जो है ये दवा यूज कीजिए, और अगर बता दिए तो आप एकदम कोट शोट पहन के चमकाइएगा ना, अपने आप को स्टाइल बनिएगा ना। इसलिए बताइए उत्तरी सीमा में क्या सब है? सराय खोला, सराय, देखिए इसको ट्रिक से याद कीजिए। उत्तरी सीमा है तो उत्तर जो कोई पूछेगा तो खोल के बताएगा ना, सराय खोला। अगर खोल के नहीं बताया आप तो गुम रह जाइए, तो गुमला घाटी। अगर आप गुम रह गए तो आप कहेगा कि देखिए आप डाबर का दवा ये वाला दवा यूज कीजिए, ठीक हो जाएगा, आपको याददाश्त मजबूत हो जाएगा। इसलिए डाबर, अगर जवाब दे दे तो कोट पर घूमिएगा, तो इसलिए डाबर कोट। तो बताइए उत्तरी सीमा कौन सा है? सराय खोला, गुमला घाटी और डाबर कोट है। कोट। चलिए दक्षिण सीमा की अगर बात करें तो दक्षिण से मतलब कोई सामान छीन करके हम लोग क्यों छीनेंगे किसी का सामान? माल बनाने के लिए ना, इसलिए मालवन। और मालवन किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी। बिल्कुल, मालवन यानी कि मालवन जो है वो ताप्ती नदी के घाटी पर है। वहीं अगर भागवत राव की बात करें तो नर्मदा नदी के घाटी के तट पर है। आइए पूर्वी सीमा कौन सा है? पूर्वी सीमा जो है वो आपको आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर जो है वो किस नदी किनारे है? हिंडन नदी के हिंडन किनारे। हिंडन नदी किनारे है। आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। चलिए अब जो है आपका पश्चिमी सीमा जो है वो कौन सा है? तो हम आपको बताए थे कि अगर आपको सोना होगा ना, नहीं तो पश्चिम में जाकर के सोएंगे। इसलिए पश्चिमी सीमा कौन सा है? तो सूतकांगे डोर है। और सूतकांगे डोर जो है किस नदी के तट पर है? मकरान के समुद्री तट पर। कहाँ पर है? मकरान के समुद्री तट पर। मकरान के समुद्री तट पर है। ठीक है, पश्चिमी सीमा जो है वो सूतकांगे डोर है, जो कि मकरान के समुद्री तट पर है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र निम्नवत है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था, मुख्य जो सेंटर था वो नीचे दिया गया है। जैसे कि जम्मू में अखनूर एवं मांडा, पढ़े थे आप? जम्मू में अखनूर एवं मांडा ये प्रमुख केंद्र था। इसके बाद है पंजाब, जो कि भारत देश में है। ये तो पहले से आपको पता है। कहाँ पर है? भारत देश में। भारत देश में है। चलिए पंजाब भारत में जो है, आपको पंजाब देश में पड़ता है, भारत देश में ना भाई। इसके बाद कहता है कि पंजाब में क्या क्या है, तो देखिए रोपड़। अब इसी से याद रखिएगा कि रोपड़ जो है, रोपड़ स्थल जो है वो कहाँ पर है? पंजाब में। संधोल कहाँ पर है? पंजाब में। तो देखिए रोपड़, अगर जो धान रोप के आते हैं तो आप फिर अपने देह हाथ को क्या करते हैं? धोते हैं ना, तो इसलिए संधोल। तो याद कर लीजिए रोपड़ और संधोल कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब जो है आपको पाकिस्तान में ही पहले पड़ता था, है ना, लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया है, देश का विभाजन हो गया है, तब जाकर के अभी पंजाब कहाँ पड़ता है? और पूछेगा कि पंजाब किस देश की राज्य है, तो भारत का है। पहले किसका था? पाकिस्तान का। चलिए, तो पंजाब में हड़प्पा। इसके बाद है गुजरात में गुजरात जो है, गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुरकोतरा, मालवर, रोबरी, ये सब जो है आपको गुजरात में पड़ता है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको कालीबंगान पड़ता है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है? आलमगीरपुर पड़ता है। वहीं हरियाणा की बात करें तो मितानथल, बनवाली कहाँ पर है? राजस्थान बताए थे। राखी गढ़ी कहाँ है? राजस्थान में है। और मितानथल कहाँ पर है? राजस्थान में। नहीं याद है, देखिए मितानथल है और स्थान बोलते हैं, तो थान तो थान तो थल, यानी कि आपको मितानथल कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब है बलूचिस्तान जो है वो आपको पाकिस्तान में है। डाबर कोट। इसके बाद है सूतकांगे डोर, है ना। इसके बाद है सिंध, जो कि पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो, कोट दीजिए, अली मुराद और चन्हूदरो, ये सब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो आपको सिंध में ये पड़ता है, आपको सिंध में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध में। बिल्कुल। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का क्या था? प्रमुख केंद्र था। बताइए कौन कौन सा केंद्र था? जम्मू में अखनूर एवं मांडा। बोलिए। जम्मू में अखनूर एवं, यानी कि अखनूर और मांडा कहाँ पर है? जम्मू में है। पंजाब कहाँ पर था पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था। पंजाब में था। अब कहाँ है वर्तमान में? भारत में है। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह से जो सब क्षेत्र का नाम दिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग नगर नियोजन की तरफ। अब है आपको नगर योजना यानी कि टाउन प्लानिंग के बारे में तो आपको पहले से पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी प्रधान यानी कि नगरीय प्रधान था। ठीक है, कैसा था? नगरीय प्रधान था। सुनियोजित नगर के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं हड़प्पा नगर। हड़प्पा संस्कृति के सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है? तो इसका नगर जो है सो नियोजन था। नगर क्या था? नियोजन था। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो नगर बना था वो प्लानिंग करके बना था
कि इस हिसाब से ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है ना। वो नगर नियोजन था, कहने का मतलब नगर का प्लानिंग करके बनाया गया था कि इस तरह से अगर सभी के घर में हम ये स्नानागार रहेगा, और उसका पाइप जोड़ दिया था, आपको नाली बना दिया गया था, किससे, मेन सड़क के रास्ते से, और वो सारा पानी चला जाता था कहाँ पर, सिंधु नदी में। कहाँ पर, सिंधु नदी। चलो तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्रमुख विशेषता बताइए। सुनियोजित नगर, क्या था, सुनियोजित नगर। सुनियोजित नगर के लिए जाना जाता है। इसका अर्थ है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व में तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। बात समझ में आ रहा है। पूर्वी टीले पर नगर और पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित है। याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ही जबरदस्त है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में कह रहा कि पूर्व और पश्चिम में, एक पूर्व में और दूसरा कहाँ पर, पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। एक टीले पूर्वी टीले पर है और दूसरी पश्चिमी टीले पर है। याद रखिएगा, पूर्वी टीला पर जो है वो क्या है, तो नगर है। वही अगर पश्चिमी टीला की बात करें तो दुर्ग है। वैसे भी अभी दुर्गा जी जो बना था फिलहाल में, तो वो किधर रखा गया था मंदिर, बताइए, पश्चिम में। इसलिए पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित है और पूर्वी टीले पर क्या है, नगर। तो बताइए कि सिंधु सभ्यता जो था, हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या था, ये बताइए। नगर नियोजन, मतलब नगर नियोजन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व और पश्चिमी टीले 2 टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर जो है वो आपको एक नगर था, और पश्चिमी टीले पर क्या था, दुर्ग था। ठीक है, चलिए आगे है कि दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। स्पष्ट हो गया होगा। दुर्ग में, दुर्ग का मतलब क्या होता है, बताइए। सही बात बताया, दुर्ग का मतलब किला, जैसे दिल्ली में एक लाल किला है। तो दुर्ग में संभवतः राजा वर्ग के जो लोग थे, राजा कैटेगरी के जो लोग होते थे वह रहते थे। दुर्ग में परीखा, प्रकार, द्वार, अट्टालक, है ना, बुर्ज यानी कि टावर। बुर्ज का अंग्रेजी क्या होता है, टावर। ये जो टावर है ना, तो इसको आज से हम लोग क्या बोलेंगे, बुर्ज बोलेंगे। तो बुर्ज जो है, इसका राजमार्ग, प्रसाद, कोष्ठागार, सभा एवं जलाशय आदि वास्तु से सभी तत्व मिलते हैं। वास्तु के सभी तत्व अवेलेबल है यहाँ पर। कहाँ पर, दुर्ग में। दुर्ग में क्या से मिलता है, परीखा, प्रकार, द्वार, अट्टालक यानी कि बुर्ज, और टावर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसका राजमार्ग, प्रसाद, कोष्ठागार, प्रसाद, सभा और जलाशय आदि वस्तु के सभी तत्व मिलते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। प्रत्येक नगर में दुर्ग, प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था। यानी कि क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए। अगर आपसे पहले ये बताइए कि ये हड़प्पा जो था ना, हड़प्पा, तो हड़प्पा का जो पूर्वी क्षेत्र था, तो पूर्वी क्षेत्र को और पश्चिमी क्षेत्र पर क्या क्या मिला था, बताइए। पूर्वी पे देखिए, नगर पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो है टीले पर ही अवस्थित था। टीले पर दुर्ग अवस्थित था, और पूर्वी जो था ना, मतलब पूर्वी में जो आपको था वो क्या था, नगर था। और दूसरी पश्चिमी टीले पर दुर्ग था। और दुर्ग में रहने का व्यवस्था किसके लिए था, शासकों के लिए, शासक वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है, आगे है, ये क्लियर हो गया। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर, प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था। ठीक है, जहाँ सामान्य लोग रहते थे। कहने का मतलब प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर, किसके बाहर, दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा हुआ था, जहाँ सामान्य लोग रहते थे। नगरों के दुर्ग ऊंची चौड़ी, है ना, प्राचीरों से घिरे हुए थे। नगरों का दुर्ग था, वो दुर्ग आपको कैसा था, बताइए। ऊंची चौड़ी और प्राचीरों यानी कि सुरक्षा दीवार से वह घिरा हुआ था। प्राचीरों में बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं में द्वार का यानी कि गोपुरम बनाए गए हैं। इसका निर्माण जो है आपको सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया है। बात समझ में आया। तो ये था आपको नगर नियोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था के बारे में कि सड़क की व्यवस्था किस तरह की थी। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग सड़क व्यवस्था। आप इस पर ध्यान देते रहिएगा। ठीक है,
मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल और चौड़ी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो की जो एक प्रमुख विशेषता थी कि उसकी जो ये सड़क थी वो समतल थी। अब समतल से स्पष्ट हो गया होगा, समतल मतलब समान तल, एक रंग, और साथ में चौड़ी भी थी, समतल भी थी और चोरी भी थी। चौड़ी भी थी। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर यानी कि 9.15 मीटर चौड़ी थी, 9.15 मीटर चौड़ी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। पुराविद ने उसको क्या कहा है? राजपथ। राजपथ नाम दिया। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ जो मुख्य सड़क थी उसकी चौड़ाई कितनी थी? 9.15 मीटर, 9.15 मीटर उसकी चौड़ाई थी, जिसे पुराविद ने राजपथ कहा है। इसके बाद है अन्य सड़कों की चौड़ाई जो है 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। यानी कि इसके अलावा जो भी सड़क थे वो 2.75 मीटर से लेकर के मात्र 3.66 मीटर तक ही था। और लेकिन मुख्य सड़क की अगर बात करें तो कितना मीटर था चौड़ाई, बताइए? अभी जस्ट पढ़े थे 9.15 मीटर चौड़ी थी, 9.15 मीटर चौड़ी थी। बताइए अब कि मुख्य सड़क कितनी चौड़ी थी? 9.15 मीटर। सही बात। मुख्य सड़क के अलावा जो सड़क था वह कितना चौड़ा था, बताइए? 2.75 से, है ना, 3.66 मीटर, 3.66 मीटर तक की चौड़ी थी। ठीक है। इसके बाद है कि जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे से समकोण पर था। बताए थे ये बात हम आप लोगों को कि जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़क जो था हड़प्पा सभ्यता का वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री के आधार पर वह जो है सो आपको बना हुआ था। क्या चीज़ बना हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का सड़क बना था, है ना, जिनसे नगर कई खंडों में विभाजित था। बात समझे? जिसके कारण उसका नगर का जो प्लानिंग था वो समकोण टाइप पर था, जिसके कारण से जहाँ पर टेढ़ा पड़ा मान के चलिए तो वहाँ पर वो क्या करता था। अब जैसे रास्ता में सरकार के द्वारा होता है ना कि इस किसी रास्ता के बारे में बता दिया जाता है कि इधर से जो है तो जितना भी घर है सब हट जाएगा, वहाँ पर सरकार का कुछ ऐसा काम होगा। तो वही है, सरकार के रास्ता में यदि कोई भी आता है तो उसको सरकार क्या करता है? हटा देता है। तो ठीक वही बात यहाँ भी याद रखिएगा कि यहाँ जो है ना करा कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री पर काटती थी, और जिनसे नगर जो है वो कई खंडों में बट गए थे। नगर जो है कई खंडों में बट गए थे, क्योंकि उसको बनाना कैसा था उसका नगर? समकोण ही है, लेकिन यहाँ कुछ और कोण बन जाता था, जिस कारण से उस नगर को वहाँ से हटा दिया जाता था। इस पद्धति को ही हम लोग ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड सर्कस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण से नगर कई खंडों में विभक्त हो गया। इस पद्धति को हम लोग ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं या ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। सड़कें मिट्टी की बनी और इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी। गलियां भी खुली और चौड़ी थी। बताए गली जो थी वो कैसी थी? खुली और चौड़ी थी। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे। मतलब समझे बात कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था उस नगर की सबसे बड़ी व्यवस्था ये क्या थी कि वहाँ पर जैसे कि मान के चलिए कि कूड़ा हमको डालना है, तो कूड़ा डालने के लिए क्या किया जाता था? तो देखिए एक अंतराल पर, मतलब एक रंग। अब जैसे कि मान लीजिए सड़क गया है, सड़क आपको हम दिखाते हैं। मान लीजिए सड़क है ना, तो सड़क पर जैसे एक यहाँ पर दिया तो दूसरा यहाँ पर दिया, तीसरा यहाँ पर दिया। इस तरह से जो है आपको एक अंतर करके क्या कहता है कि एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे। मतलब कि गड्ढा खोद दिया जाता था और उस गड्ढा में आप अपना जो भी कूड़ा कचरा है उसको क्या कीजिए? डाल दीजिए। बात समझ में आ गया? अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? कूड़ेदान। आगे है कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारे, बोलिएगा जरा। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे के बने होने के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? चबूतरे के बने होने के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः इन चबूतरों पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं की बिक्री करते होंगे और हमलावर से सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर
खाया थी। यानी कि देखिए हमलावर आपके दरबार में नहीं आए, गिर जाए, इसके लिए वो क्या किया था, खाई में नगर के चारों ओर फाट मतलब छोटा सा गड्ढा बना दिया था। बात समझ में आ रहा है।